हेलो यूपीसीएस पेरेंट्स, आई एम संजना एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्ली कि हम जो आंसर है उसमें जो बॉडी का जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमको मेन कंटेंट लिखना होता है, उसमें हमें क्या क्या लिखना है। एक हम एग्जांपल देखेंगे, एक आंसर को स्टार्टिंग से एंड तक के हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद में हमें वीडियो के एंड तक ये समझ आ जाएगा कि हमें एक आंसर को कैसे स्टार्ट करना है, उसके बीच में क्या कॉन्टेंट लिखना है और उसे ख़त्म कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, ये 4 टॉपिक के ऊपर आप अपना एक आंसर को लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक हो सकता है कि इवोल्यूशन का जो पार्ट है उसमें, जैसे कि कोई भी एक कमिटी बनी है, उसके ऊपर अगर हमको कोई भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि वो जो कमिटी है वो कैसे इवॉल्व हुई, मतलब कि उसकी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड हिस्ट्री लिख दो बॉडी में। ये यहाँ पर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप ऑब्वियसली उसको एक डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसके पास में आपका कोई भी डेटा दिया हो, कोई भी रिपोर्ट का कोई भी नंबर्स अगर आपके पास में, फिगर्स अगर हो, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, बॉडी में आप स्टार्ट कर सकते हो इवोल्यूशन से, मतलब कि एक थोड़ा सा हिस्ट्री का पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पर कि वो जो भी कमिटी है वो इवॉल्व कैसे हुई। ठीक है, इवॉल्व कैसे हुई। उसके बाद में आप उसमें लिख सकते हो दूसरा कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, उस कमिटी के सिग्निफिकेंस, मतलब वो अगर वो इवॉल्व हुई है, मतलब कि वो जो कमिटी है वो जो बनी है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिए सिग्निफिकेंस के। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कभी भी एक पार्ट के लिए नहीं आता है। ठीक है, उसमें कोई भी एक चीज़ नहीं पूछी जाती है। 10 मार्कर के लिए तो आजकल 2 से 3 पार्ट पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी एक टॉपिक दिया, उसका सिग्निफिकेंस भी बताओ, उसके चैलेंजेस भी बताओ और उसका वे फॉरवर्ड, मतलब उसका सॉल्यूशन भी बताओ। ठीक है, तो उसमें आप सिग्निफिकेंस के भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस जो है वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन जो मैंने इसके पहले भी बताया है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो की अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मैं यहाँ आई टैब में दे दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में यही आपका क्या रहेंगे 3 पॉइंट, पॉलिटिकल, सोशल और तीसरा है इकोनॉमिक, मतलब कि और अगर इसमें आप ऐड कर सकते हैं एनवायरमेंटल या फिर एथिक्स वगैरह का, तो आप उसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। पर ये 3 तो बेसिक है जो कि आपको मोस्टली जीएस पेपर में लिखने को मिल जाएँगे। ठीक है, अब उसके चैलेंजेस बता दो। चैलेंजेस भी आपको ऐसे ही वे में बताने कि पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है, उसके सोशल चैलेंजेस क्या है और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। ठीक है, इस वे में अगर आप आगे बढ़ते हो और ये जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक को अगर आप बॉक्स में लिख देते हो, तो इवैल्यूएटर के लिए ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आपके आंसर को देखना, और आंसर को आप ट्राई करो कि आप पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, चैलेंजेस आपने लिख दिया इन 3 वे में, सिग्निफिकेंस आपने लिख दिया इन 3 वे में। अब उसके बाद में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ऐसा 3 वे नहीं होता है, सॉल्यूशन में आप 1-2 पॉइंट लिख दो। सॉल्यूशन ही आपका कंक्लूजन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिख दो कि इस मतलब जो भी कमिटी बनी है, अगर उसमें जो भी चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी अगर कमिटी बनती है उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते हैं ही है इनिशियली। ठीक है, तो चैलेंजेस आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपने उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। बिना सॉल्यूशन लिखे आपको अपना आंसर खत्म नहीं करना है, ये बात आप गांठ बांध लो। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के बगैर आपका आंसर अधूरा है। ठीक है, अब सॉल्यूशन आप बोलोगे कि हम कहाँ से ढूंढे, हमको इतना तो मतलब हम सोचने में ही अपना दिमाग लगा दे क्या, वगैरह वगैरह, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन अगर आप देखें, एडिटोरियल्स जो होते हैं, ठीक है, जो ये भी हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कमिटी को लेकर के कोई ना कोई ऑथर डिस्कस ज़रूर करता है, और उसमें वो उस कमिटी के सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और सॉल्यूशन तीनों चीज़ों को डिस्कस करता है। आप चैलेंजेस वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और जब भी अगर आपको लगे कि वो आंसर इससे रिलेटेड है तो आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया है आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इवोल्यूशन, थोड़ा-सा एक हिस्ट्री उसका पार्ट कि वो कमिटी बनी कैसे? उस कमिटी के बनने के पीछे या बनने के बाद उसके सिग्निफिकेंस क्या हुए, वो आपको लिखना है 3 पॉइंट में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है? इसको आप बॉक्स में लिख दीजिए, इसके 3-3 पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद में आप लिखिए इसके चैलेंजेस। ठीक है? चैलेंजेस में भी आपको ऐसे ही रखना है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक।
इसको भी आप बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको कंक्लूजन के फॉर्म में लिखना है अपना सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं वे फॉरवर्ड भी, ठीक है। सॉल्यूशन आप 2 से 3 दे दीजिए, 3-3 पॉइंट यहाँ पर लिख करके। इससे आप एक अपना कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और इंट्रो में ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन या फिर कोई भी डेटा या कोई भी रिपोर्ट से आपने जो भी नंबर्स या फिगर्स लिए हैं वो। जैसे कि अब हम देख लेते हैं कि एक कोई भी एक ऐसा रफ टॉपिक हम उठा लेते हैं कि जैसे कि पॉवर्टी के ऊपर हर साल ये जो थीम है ये हर बार रिपीट होती है यूपीएससी में। अगर हम देखें तो पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, अल्टरनेट ईयर्स आएगा या तो एवरी ईयर आएगा, ठीक है। बट हम पॉवर्टी को ऑब्वियसली हर साल प्रिपेयर करते ही हैं। पॉवर्टी के ऊपर आया, पॉवर्टी की पहले डेफिनेशन लिख दो, या फिर नीति आयोग ने जो इसका एक कोई भी दिया है कि इतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे 2023 की जो रिपोर्ट थी उसमें था कि 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अभी भी गरीबी रेखा में ही आती है, बीपीएल में ही आती है, ठीक है। और इवन 25 से ज़्यादा भी। तो ऐसा आप पहले इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में इवोल्यूशन, ऑब्वियसली गरीबी का कहाँ से शुरुआत हुई अगर हम देखें तो जब ये बहुत बार रिपीट होता है कि जो ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में आए और फिर जब उन्होंने हमारे कंट्री का जो कंट्रोल लिया उसके वजह से जो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गरीब हो गई। ये आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में सिग्निफिकेंस में अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंस तो इसके नहीं होते हैं ऑब्वियसली, तो इस क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंस अवॉइड करने हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली पॉवर्टी के चैलेंजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि पॉलिटिकली अगर मतलब इस तो यहाँ पर आप पॉलिटिकली भी अवॉइड कर सकते हो क्योंकि पॉवर्टी में इसका कोई पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है। पर आप सोशली और इकोनॉमिकली तो लिख ही लेते हो कि चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। ऑब्वियसली फिर चाइल्ड लेबर बढ़ेगा इससे, ठीक है। अगर घर वाले ज़्यादा अगर गरीब रहेंगे तो बच्चों को काम पे निकलना पड़ेगा तो चाइल्ड लेबर बढ़ेगा। फिर उसके बाद में जो वुमेन्स जो है उनको पढ़ाया नहीं जाता है, बेसिकली यही होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, ये भी एक आप अपना पॉइंट उसमें लिख सकते हो। फिर उसमें ऑब्वियसली देखो तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इससे सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो पॉवर्टी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं अपने। उसके बाद में आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो कि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उनकी बहुत सारी जो योजनाएं जो है उसका अच्छे से आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जिससे पॉवर्टी जो है वो कम हो जाए। जैसे कि मग्न रेखा एक करके कमिटी बनाई गई थी जिसमें क्या बोलते हैं जो लेबर्स जो होते हैं गांव के वे मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम चलते थे उसमें उन वर्कर्स को मतलब काम दिया जाता था, और अगर गवर्नमेंट का काम अगर बंद भी है तो भी उनको डेली वेजेस दिए जाते थे। ये मग्न रेखा का एक मतलब एजेंडा था, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि ये सारी जो भी कमिटीज़ जो है बनाई गई, ये सारी पॉलिसीज़ है जो कि पॉवर्टी हटाने के लिए बनाई गई है। दूसरी आप एक लिख सकते हो कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें होमलेस लोगों को घर दिया जाएगा, ये एक उनका एजेंडा है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर उसके बाद में आप एक मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि पॉवर्टी का जब भी आता है तो उसमें मैं एक गवर्नमेंट की जो टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, ये मैं ऐड कर देती हूँ ताकि इससे एक मेरा आंसर कंप्लीट नोट पे खत्म हो जाए कि सबका साथ सबका विकास अगर हमारा रहेगा तो हमारा ऑब्वियसली पॉवर्टी जो है वो हमारे देश से चली जाएगी। ऐसा करके एक आंसर को कंप्लीट करने की मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो आंसर है उसमें अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी लोगों से आंसर्स तो सभी लोग लिख रहे हैं पर आपका अगर आंसर थोड़ा-सा यूनिक है, आपको हर आंसर में 2 से 3 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मैं वैल्यू एडिशन में हमेशा क्या प्रेफ़र करती हूँ और जो कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोज़ और लेक्चर से भी निकाले हैं। उसमें वो लोग सेकंड एआरसी का जो रिपोर्ट है, उसको हमेशा लिखने की वो कोशिश करते हैं। जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट में जितने भी आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कोई भी आंसर में अगर आपको लग रहा है कि ये आर्टिकल उससे रिलेवेंट है, आप उसमें ऐड कर दो। आपके 1 आध मार्क तो उसमें बढ़ ही जाएगा। डेटा या फैक्ट अगर आप लिख सकते हो तो वो आप लिख दो। जैसे कि मैंने बताया कोई भी रिपोर्ट या करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो तो आपको ये कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, वहाँ से आप निकाल सकते हो डेटा या फैक्ट। उसके बाद में कोई कोट या फिर अगर आपको कोई याद आ रहा है कि महात्मा गांधी या कोई भी अगर मतलब कोई भी ऐसे बड़े-बड़े जो भी महान लोग हैं उनके अगर कोई भी आपको कोट याद आ रहे हैं तो वो आप लिख दो। जैसे कि मेरा हमेशा से एक रहता है कि एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर कुछ भी आएगा तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा कोट बोला था।
उसमें उनका बोलना था कि व्हेन वुमन मूव फॉरवर्ड, फैमिली मूव्स, विलेज मूव्स एंड नेशन मूव्स। ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा कोट है जिसको मैं अपने आंसर में लिखने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। ठीक है? तो ये उसके बाद में कोट्स हो गया, उसके बाद में गवर्नमेंट टैगलाइन, ऑब्वियसली सबका साथ सबका विकास, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था। गवर्नमेंट की जो भी टैगलाइन्स होती है, जैसे ही सबका साथ सबका विकास है, उसके अलावा भी और बहुत सारी है, वो आप लर्न कर सकते हो और उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है? फ्लो चार्ट और मैप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोई-कोई ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें, जैसे कि अब हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम इसका जब हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 कंट्री के बीच में बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? या फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिज़न पूछ लिया जाता है, या फिर अगर कोई भी ट्रीटी साइन हो रही है या कोई पैक्ट साइन हो रहा है 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता ही है। अगर वो करंट में है, तो वो आईआर में आएगा ही आएगा, ठीक है? अब थोड़ा और वैल्यू एडिशन या अपना आंसर को थोड़ा अलग दिखाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप फ्लो चार्ट या फिर मैप बना सकते हैं। मैप्स जो है इंडिया का बनाना थोड़ा सिंपल में आप सीख लीजिए, और जैसे कि आईआर का जो पार्ट है उसका जो आंसर्स होते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का अगर वार अगर कुछ चल रहा है, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, तो अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, तो आप ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान की वो बॉर्डर दिखा सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद में जैसे कि अगर कोई भी वार का अगर है, तो वहाँ पर आप उस एरिया को, जो अफ़ेक्टेड एरिया है उनको मार्कअप कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है? तो एक वो हो सकता है मैप बनाने का एक तरीका। फिर उसके बाद में बहुत सारे जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन देखा था कुछ साल पहले, पीवाईक्यू में ही आया था, उसमें था कि जो इंडिया के जो सैंड वगैरह जो है उनके ऊपर था। संत वगैरह, तो उसमें भी ये आंसर बनाने का मैंने कहीं आंसर पढ़ा था मॉडल आंसर्स में। उसमें था कि एक किसी स्टूडेंट ने एक मतलब इंडिया का मैप बनाया था, और अलग-अलग स्टेट्स में जहाँ पर संत हैं, उस एरिया को मार्क कर दिए थे, ठीक है? जैसे महाराष्ट्र में थे बहुत सारे संत, जैसे राजस्थान, गुजरात, इन जगहों को उसने मार्क कर दिए थे कि मतलब कि उन-उन जगह पे सैंड्स होते थे। और उनके स्कल्पच या उनके जो मतलब लर्निंग्स है जो हमारे लिए, और या फिर जो बुक्स वगैरह जो उन्होंने लिख कर गए, वो हमारे लिए आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब उसके बाद में हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल्स लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप थोड़ी 2-4 आप याद कर सकते हैं, जो आपके आंसर से रिलेवेंट हो, जहाँ पर भी आपको लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है? अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है? इस ये जो थीम है यूपीएससी की, ये मोस्ट रिपीटेड थीम है। अगर हम देखें पीवाईक्यूज़ को, अगर हम एनालिसिस करें, तो मोस्टली ये 2013, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, इन सब में इस थीम के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन तो आया ही आया है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये थीम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर ये इतने बार रिपीट हो रही है पीवाईक्यूज़ में, तो हमको इसके लिए नोट्स बना कर के रखने चाहिए और आंसर अपने लिए रेडी रखना चाहिए। अब हमें नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स में आप यही सेम पॉइंट्स के बेसिस पे आप नोट्स बनाइए। 4 पॉइंट है, इवैल्यूएशन, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और सॉल्यूशन, ठीक है? इन चारों पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बनाएँ, और इन 4 पॉइंट को अगर आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को घुमा-घुमा के, ठीक है? अब जैसे कि अब हम देख लेते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अगर कोई भी ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो हम उसके इवैल्यूएशन के पार्ट में कैसे लिखेंगे कि इवोल्यूशन में ऑब्वियसली कि पहले जो गरीब लोग जो होते थे जिनके पास में कोलैटरल्स नहीं होते थे, उनको लोन नहीं मिलता था, ठीक है? तो उनको लोन नहीं मिलता था, तो फिर वो लोग अपनी फार्मिंग नहीं कर पाते थे, तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होने लगती थी। इसीलिए कुछ लोगों ने सोचा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें लोगों को लोन वगैरह भी मिल जाए, ताकि उनको पैसों की, जिन लोगों के पास में ज़मीन नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी लोन से, और वो लोग अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है? स्पेशली ये फार्मर्स वगैरह के लिए शुरू हुआ था, ठीक है? तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा इवोल्यूशन पॉइंट में लिख सकते हैं इसके कि ये कैसे बना। फिर उसके बाद में अगर हम देखें सिग्निफिकेंस से पहले हम इंट्रो इसका देख लेते हैं कि इंट्रो में आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप एक कोई डेफिनेशन याद कर लो और उसको ही आप अपने आंसर में लिख दो, ठीक है? या फिर आपको अगर डेटा पॉइंट अगर कोई लिखना है, तो ऑब्वियसली करंट में बहुत सारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर आता रहता है। तो उसमें कुछ ऐसा था कि 6 लाख प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का कोई टारगेट है, किसी कमिटी ने ये बताया था। और इंडिया में अभी बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी वर्किंग में हैं, ठीक है? तो उनके आप नंबर्स भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इंट्रो पार्ट में। फिर उसके बाद में हम वापस आ जाते हैं सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप लिख दो, सोशल सिग्निफिकेंस आप लिख दो, उसके बाद में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप लिख दो, ठीक है? इसके 3-3 पॉइंट करके आप लिख सकते हो। अब उसके बाद में अगर हम देखें, जैसे कि ऑब्वियसली इसमें
डायरेक्टली अगर आपको इसको लिखना है तो आप करंट अफेयर्स से आप अपना आंसर बना सकते हैं, या फिर जो मॉडल आंसर्स जो आते हैं, बने-बुनाए जो आंसर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें से भी ये पॉइंट्स आप ले सकते हो, ठीक है? या फिर गूगल तो सबसे बेस्ट सोर्स है अगर हम देखा जाए तो, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप सब कुछ वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है? अब जैसे कि अगर हम देखें इसके सिग्निफिकेंस की बात अगर हम करें तो ऑब्वियसली इसमें वुमेन एम्पावरमेंट करके भी एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक में। वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो कि पहले जो वुमन एक एग्जांपल अगर आप दे सकते हो, अगर अपना जो भी आपने पॉइंट लिखे हो उसको अगर आपको सपोर्ट करना है, ठीक है? तो आप एग्जांपल दे करके कर सकते हो। तो ये आपका एक वैल्यू एडिशन का पॉइंट हो जाएगा। इसमें आपको एक 1 मार्क एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। कैसे? कि जैसे अगर आपको कोई भी डेटा मिल गया ऑनलाइन कि वुमेन एम्पावरमेंट में पहले वुमेन्स की जो इनकम थी वो एक्स थी, वो बढ़ के अब वाई हो गई। मतलब पहले एक्स परसेंटेज की उनकी इनकम थी, अब उनकी इनकम जो है बढ़ के वाई परसेंटेज इनकम हो गई है। ऐसा अगर कोई भी अगर आपको डेटा मिल जाता है करंट अफेयर्स में, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो एग्जाम्पल में दे करके, ठीक है? तो और उस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। जैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक का आप बॉक्स बना रहे हो, वैसे ही आपको एग्जाम्पल को भी बॉक्स बना करके लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपना 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है? 1 मार्क आपको कहाँ एक्स्ट्रा मिल सकता है, जैसे आपने इंट्रो में कोई डेटा लिख दिया, ठीक है? जितने ये 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का टारगेट है, या फिर अभी जो इंडिया में करंटली कितने हैं वो आपने जैसे लिख दिया, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपने अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे दिया एग्ज़ामिनर को, वहाँ पर वो हो सकता है आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दे, ठीक है? अब इसमें अगर हम बात करें चैलेंजेस की, ठीक है? ऑब्वियसली अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसके पीछे 10 चैलेंजेस तो होते ही होते हैं, ठीक है? अब चैलेंजेस इसमें क्या है कि इसकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है? लोगों तक ये अच्छे वे में नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसलिए इसका मार्केटिंग अच्छे से करना चाहिए। अब इसमें और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली जो एकदम ही पुअर, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो गरीब स्तर के जो लोग हैं, उनको ये अभी भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। पुअरेस्ट से पुअरेस्ट पीपल जो है उनको ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो ये उनके लिए एक चैलेंजेस है, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है? एक चैलेंजेस ये हो सकता है कि ऑब्वियसली हर जगह अगर हम देखें, कोई भी अगर एक नया कमिटी या ग्रुप बनता है, उसमें पेट्रियार्ची जो है वो हर जगह दिखती है, मतलब मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और वुमेन्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो एक इसमें हो सकता है कि पेट्रियार्ची माइंडसेट जो है, ये इसके ग्रोथ में हिंडरेंस ला रहा है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? पेट्रियार्ची, ये उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे आपने 3 पॉइंट लिख दिए चैलेंजेस के, ओके। अब उसके बाद में हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में अगर हम देखें, तो अब इसके वे फॉरवर्ड आप ऑब्वियसली इसमें लिख सकते हो कि जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी इसके तरफ कोई ना कोई कमिटी या फिर कोई ना कोई पॉलिसी निकाल रही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करे, ठीक है? उसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर आप एक सॉल्यूशन में ये भी लिख सकते हो कि जो बहुत बड़ा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो नाम है, जैसे कि केरला में एक है, जैसे कि केरला में एक चलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका नाम है कुंदुम श्री, ठीक है? अब महाराष्ट्र में एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका नाम है महिला आर्थिक विकास महामंडल, ठीक है? ये वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से वर्किंग है, तो हो सकता है कि ये लोग जाकर के गाँव-गाँव में जाकर के लोगों को सिखाए कि कैसे वो अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो एजेंडा है उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं या प्रॉपर्ली उस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये 2 आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये उसका सॉल्यूशन में या वे फॉरवर्ड में उसके ये पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है? केरला में क्या चलता है, कुंदुम-श्री, और महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, ठीक है? ये 2 यहाँ पर आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर आपने 1 मार्क एक्स्ट्रा ले लिया, नाम वहाँ पर आपने मेंशन करके। तो इवैल्यूएटर को ये पता चल जाएगा कि आपका जो नॉलेज है इस टॉपिक पे थोड़ा-सा अच्छा है, ठीक है? ऐसे करके आपने क्या किया, 1, 2, 3 जगह, सॉरी 3 जगह आपने अपने मार्क्स बढ़ा लिए, मतलब ठीक है 3 मार्क, जहाँ पर 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए जहाँ पर आपको 8 मार्क मिलने वाले से हो सकता है आपको 11 मार्क मिल जाए, ठीक है? तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, अगर आपने किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से मतलब पढ़ लिया है तो, ठीक है? अब उसके बाद में अब हम एक देख लेते हैं, जो फ्लो चार्ट हम बोलते हैं ना कि फ्लो चार्ट हमको यूज़ करना चाहिए, पर हमें कैसे यूज़ करना है ये अब हम देखने वाले हैं, ठीक? अब फ्लो चार्ट, अब हम एक क्वेश्चन का मतलब थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे कि जो अर्ली मैरिज जो है, इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स रिपीट हुए हैं, पीवाईक्यूज़ में देखे गए, ठीक है? अर्ली मैरिज का वुमन पे क्या इम्पैक्ट है?
अगर हम इसको देखें तो एक बार मैंने एक टॉपर का पेपर देखा था, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं था उसमें, ठीक है? हो सकता है कि टाइम की कमी हो गई होगी उस टाइम पे। अगर सपोज़ करते हो कि अगर आपको पेपर में अगर आपके 5-6 क्वेश्चन बच गए और आपका 10 ही मिनट अगर आपके बाकी है और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे ऐसे हैं जो आपको आते हैं बट आपको लिखने का टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आप फ्लो चार्ट बना के भी छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फ्लो चार्ट मतलब नहीं कुछ लिखने से तो बेटर है कि यार आप कुछ लिख दो, ठीक है? तो उससे 2-4 मार्क तो आपको मिल ही जाएँगे। खाली आपको पेपर नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आने हैं। ये तो आप अपना गोल्डन रूल बना ही लो कि आपको सारे क्वेश्चन्स मेंस में अटेम्प्ट करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा मतलब कि आप 10 से 15 मार्क्स से आप पीछे हो जाएँगे बाकी एस्पायरेंट से, ठीक है? तो इसलिए जैसे कि फ्लो चार्ट अगर आपने बना दिया, अगर आपके पास में टाइम की कमी है, तो भी वो चल जाएगा, आपको उसमें थोड़े मार्क्स तो मिल जाएँगे। पर अगर आप पूरा लिख सकते हो, आपके पास में टाइम है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है? अब जैसे कि हम एक अर्ली मैरिज का मैंने एक फ्लो चार्ट बना कर के याद कर लिया था कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर जब गर्ल्स की अर्ली मैरिज हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो एजुकेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाती, तो जो लिटरेसी रेट जो है, एजुकेशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? अब वो एजुकेशन अपना क्योंकि नहीं कर पाती है, इसलिए उनका जो फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है वो नहीं हो पाता, ठीक है? वो कुछ मतलब अर्न नहीं कर सकती, बाहर जाकर के कोई नौकरी नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती, तो उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं रहता है, ठीक है? उस वजह से वो क्या हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है अपने हस्बैंड या जिनसे भी उनकी शादी हुई है, ऑब्वियसली हस्बैंड, उनके ऊपर वो क्या हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है कि वायलेंस या फिजिकल अब्यूज़ जो है वो बढ़ जाता है। अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? अब फिजिकल अब्यूज़ ऑब्वियसली अगर बढ़ेगा, ये क्या शो करता है, हमारी पैट्रियार्ची सोसाइटी हमें शो करता है। तो पैट्रियार्ची ऑब्वियसली बढ़ रही है मतलब कि सोसाइटी में, और उसके वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है फैमिली का और उनके हस्बैंड लोगों का, ठीक है? तो उसके वजह से फिर ऐसा होता है कि फिर से अब नेक्स्ट जनरेशन की भी अर्ली मैरिज हो जाती है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, जिसकी वजह से अर्ली मैरिज हो गई तो फिर ऑब्वियसली उनका एजुकेशन लिटरेसी रेट कम हो जाएगा, वो कुछ कमा नहीं पाएगी, तो उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगी, फिर फिजिकल अब्यूज़ बढ़ेगा। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि एक सर्कल दिखाता है, वुमन का एक लाइफ सर्कल दिखाता है कि जिसमें उनका मतलब पूरा लाइफ किसके अराउंड चल रहा है। अगर वो एजुकेशन कर लेती है अच्छे से, या फिर उनका अर्ली मैरिज अगर नहीं करा है और उनका एजुकेशन प्रॉपर्ली करवाए, तो क्या होगा कि उन पे जो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि अर्ली मैरिज ना करा के आप उनका एजुकेशन प्रॉपर्ली करवाएँ, अर्ली मैरिज ना करवा के उनका एजुकेशन प्रॉपर्ली करवाएँ, तो इससे क्या होगा कि समाज का भी ऑब्वियसली कल्याण ही होगा और बच्चों का भी बहुत हद तक के आगे जो जनरेशन आने वाली है, उनका भी बहुत हद तक के ये सारी चीज़ें उनको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने इसके लिए एक हाँ, जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही अच्छा थॉट है इस पे या कोट है। का वो कोट ये है कि जो कि आप कॉन्क्लूज़न में ऐड कर सकते हैं, व्हेन वुमेन मूव फॉरवर्ड, फैमिली मूव्स, विलेज मूव्स, नेशन मूव्स, ठीक है? तो आप इसके सॉल्यूशन या कॉन्क्लूज़न में ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये आपने फ्लो चार्ट बना दिया बॉडी में बढ़िया-सा, थोड़ा-सा इसमें पॉइंट्स भी लिख लिए आपने 2-4, और ये अगर आपने बता दिया मतलब कि एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि आपको चाइल्ड अर्ली मैरिज का जो वुमेन इम्पैक्ट है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। आपको इतना ज़्यादा अगर आपने डिटेल में नहीं भी लिखा है तो वो चल जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? पर फ्लो चार्ट अगर आप पॉइंट्स के साथ में जो आप अपना आंसर लिख रहे हैं, उसके साथ में अगर ये बना देंगे तो ये तो एकदम चेरी ऑन केक हो जाएगा और आपको हो सकता है 15 में से मतलब 12 तक के तो वो मार्क्स दे ही दें, ठीक है? अब उसके बाद में हम देख लेते हैं। सब कुछ तो अभी हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे कंप्लीट करनी है, उसके बाद में कॉन्क्लूजन पे हमें कैसे आना है, ठीक है? टैगलाइन ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसके अराउंड हमें अपनी स्टडीज़ रखनी है, वो है यूपीएससी थीम्स, ठीक है? जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें थोड़े से जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं, उस पे हमको बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसे उसको ही स्टिक रह कर के हमको अपने नोट्स बनाने हैं और उसे ही हमें पढ़ना है, ठीक है? बट कोई ये नहीं बताता कि वो जो थीम्स है यूपीएससी की वो एवरी ईयर रिपीट होती है, ठीक है? जो थीम्स जो है वो रिपीट होती है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता यूपीएससी, ठीक है? ये बात याद रखना, ऐसे हो या जीएस का पेपर हो या ऑप्शनल हो, उसमें हमेशा थीम्स रिपीट होगी। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक थीम है, वो रिपीट होती है, पॉवर्टी एक थीम है, वो रिपीट होती है, एजुकेशन एक थीम है, वो रिपीट होती है,
कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिज़न ये एक थीम है, वो रिपीट होती है। और ऐसे बहुत सारे मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग थीम्स दी हुई है जो कि रिपीट होती है, ठीक है? क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज़ पढ़ेंगे, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट हो सकता है कि इस वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट वो क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है? थीम्स पे रिपीट होकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए कि कौन सी थीम्स रिपीट होगी। अब इसका टेंशन मतलब ये जितने भी इकोनॉमी, सोशल इश्यूज़ ये सबके ऊपर जो भी थीम्स रिपीट होने वाली है, मैंने इम्पोर्टेंट थीम्स निकाल रखी है सारी जगह से, जो कि जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, लिबर्टी के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, इक्वालिटी के ऊपर आएगा, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज़्म, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इनके सिग्निफिकेंस, हर टॉपिक पे आपको सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड, इनको आपको लिख लेने हैं, ठीक है? सिग्निफिकेंस भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और उसके 2-3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट ऐसे सिग्निफिकेंस इसके, चैलेंजेस भी 2 से 3 पॉइंट आपको लिख लेने हैं और सॉल्यूशन के भी आपको 3 से 4 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। और अगर आपको कोई ऐसा डेटा या रिपोर्ट अगर मिल रही है तो उसके आप क्या करो, अपने नोट्स में नीचे बॉक्स में करके लिख लो वो डेटा को। डेटा और फैक्ट और कोट और कोई भी गवर्नमेंट टैगलाइन है, उसको आप अपने नोट्स में ऐसे लिख लो। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ईज़िली जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पे, लिबर्टी के ऊपर आपने जैसे बना लिया, इक्वालिटी के ऊपर आपने बना लिया, बहुत ईज़िली आपको वो रिवीजन करने में हेल्प करेगा, ठीक है? और ये जो थीम्स जो रिपीट हो रही है यूपीएससी की, इसका मैं जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगी। आप बस मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करो और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। होप कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए और अब आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि आंसर्स एक एक अच्छा आंसर हमें कैसे लिखना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।